हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एस. गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। हम पढ़ रहे थे हिंदी में हम पढ़ चुके हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन। हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े। आज हम पढ़ेंगे जो वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द। एक नियम होता है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर पद बनता है और पद से मिलकर वाक्य बनता है। तब हम एक भाषा के अंतर्गत अपना वाक्य बनाते हैं। तो हमने वर्ण पढ़े, आज पढ़ेंगे हम शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। यानी कि जब हम वर्णों को मिलाते हैं, आपस में उन्हें संयुक्त करते हैं, तो उनके मिलने से शब्द की उत्पत्ति होती है। वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। जो शब्द बनते हैं उनका अपना अर्थ होता है। जैसे हमने दिया है समझाने के लिए, हमने एक शब्द लिया कमरा। कमरा में जो कमरा शब्द लिया हमने, इसमें अनेक वर्ण मिले हुए हैं। देखिए क्या क्या है। क और ए, में, ए, रे और आ। यानी कि कमरा जो शब्द है, इसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों वर्ण मिले हैं और वर्णों के मिलने से ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कमरा। कमरे में ये जो कमरा लिखा हमने शब्द, ये इसमें है क, ए, में, ए, रे, आ, कमरा। हम क के बाद ए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क, में, रे, आ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हमने लिखा है कि जो क व्यंजन है इसमें ए स्वर छिपा हुआ है। ये बात हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर होता है। नीचे जब हम हलंत लगा देते हैं तो वो व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। इसलिए हम क के नीचे हलंत लगाया, तब ए बोल रहे हैं। यदि हम हलंत नहीं लगाएंगे तब हम का बोलेंगे, उसको कै नहीं बोलेंगे, फिर का बोलेंगे। फिर यह हलंत नहीं लगाएंगे तो इसमें माँ बोलेंगे। अब हलंत लगा हुआ है तब हम मैं बोलेंगे। तो कमरा जो हमारा शब्द है, यह अनेक वर्णों के मिलने से बना है। जो हमारी परिभाषा कह रही है, वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। यानी कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अनेक वर्णों को एक साथ मिलाने से शब्द बन जाता है और शब्दों को मिलाने से क्या बनेगा? एक पद बनेगा और पद से क्या बनेगा? एक हमारा वाक्य बनाया जाएगा। दूसरा शब्द लिया हमने रकम। रकम में रे, ए, के, ए, में, ए। देखिए रकम, रे के नीचे फिर हमने हलंत लगाया है, इसलिए आगे ए लिखा है। के नीचे हलंत लगाया है, इसलिए ए लिखा है। मैं के नीचे हलंत है, इसलिए ए लगाया है। अगर हम हलंत लगाएंगे तब क्या बोलेंगे? तब इसे रे नहीं बोलेंगे, फिर रा बोलेंगे। इसे का बोलेंगे, इसको माँ बोलेंगे। अब क्या है ये? रे, के, में। देखिए रकम, इसमें 3 वर्ण हैं, रे, के, में। लेकिन यह कितने दिखाई दे रहे हैं? यह दिखाई दे रहे हैं 6। 6 क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ जो व्यंजन दे रखे हैं रे, के, में, इन्हें स्वर रहित लिखा है। नीचे हलंत लिखा है, उसके बाद ए लिखा है। तो ये हमारा रकम शब्द बना हम अनेक वर्णों के मिलाने से। अब पता चलता है हमें शब्दों का जो वर्गीकरण है वो किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। किस किस प्रकार से? देखिए नंबर 1 दिया इसमें, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति
या रचना के आधार पर। कौन कौन से प्रकार है वो? नंबर 1 दिया इसमें, रूढ़ या मूल शब्द, जो रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं वो हैं रूढ़ या मूल शब्द। आगे है यौगिक शब्द, और नंबर 3 है इसमें योग रूढ़ शब्द। ये क्वेश्चन आ जाता है कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमने लिखा है इसमें 3 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। जो इनकी डिटेल से है वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि अब समझा देते हैं फिलहाल तुम्हें कौन कौन से प्रकार हैं, बताएंगे सब तरीके से। जैसे रूढ़ है, रूढ़ का होता है कि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते और इसका अपना अर्थ होता है। अगर टुकड़े करेंगे तो वो टुकड़े अपना अर्थ नहीं दिखाएंगे, इसलिए उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। आगे यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द शब्दों के मिलने से बनाया जाता है। इनका जब हम विच्छेद करते हैं तो उनका अपना अलग होता है। जैसे यौगिक शब्द में लेंगे, पाठशाला लिया हमने, पाठ जमा शाला, या विद्यालय ले लेंगे, विद्या जमा आलय। जब उनके हम टुकड़े कर रहे हैं अलग अलग, तो उनका अपना अलग है अर्थ है और वो मिलने से बन रहे हैं, इसलिए उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। ऐसे रूढ़ में बताया, रूढ़ में क्या होता है, शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो उसका अर्थ नहीं होता। जैसे हमने ले लिया पानी, हम लिखेंगे पे जमा नी, तो कोई अर्थ नहीं होगा ना, इसलिए वो रूढ़ शब्द होता है। फिर आगे होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, उसमें शब्द का अपना एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे बहुब्रीहि समास पढ़ा था हमने, बहुब्रीहि समास के तो उदाहरण होते हैं, वो योग रूढ़ में आते हैं। उसमें शब्द का एक अपना अलग से अर्थ निकल कर आता है। जैसे दशानन, यानी कि दशानन किसे कहा जाता है, रावण के लिए यूज हो रहा है, रावण के लिए प्रयोग करते हैं हम दशानन शब्द को, तो ये योग रूढ़ शब्द होगा। जैसे पंकज होता है, पंकज जल में जन्म लेने वाला, पंकज कमल को कहा जाता है, कमल का पर्यायवाची है, तो वो योग रूढ़ शब्द होता है। इस प्रकार से देखा हमने व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए। कौन कौन से? रूढ़ या मूल शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। बहुत मोस्ट है, पूछ लेते हैं परीक्षा में, क्या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो हमें याद होना चाहिए रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब बात आती है हमारी नंबर 2, जो बांटा गया है, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, वो किया गया हमारा स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ये हमारा रचना के आधार पर था, ये हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। देखिए कौन कौन से हैं। स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से? तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं तत्सम शब्द? बहुत मोस्ट है, आती है परीक्षा में। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये प्रकार है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है उनके आधार पर ये बांटे गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो हम देख रहे हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध है, अक्षी है, कर्ण है, अनेक प्रकार के ऐसे तत्सम शब्द हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तब सब पता चल जाएगा। यह आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? ये संस्कृत से हिंदी में ध्वनि परिवर्तन के द्वारा आए हैं, इनमें परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम का विलोम तद्भव होता है, परीक्षा में आ जाते हैं तत्सम तद्भव शब्द। उसके बाद देशज शब्द। देशज शब्द क्या? जो हमारे देश से लिए गए हैं, जिसे हम साधारण बोलचाल में यूज करते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में। जैसे डिबिया है, फटफटिया है, कंडे वंडे कहते हैं, तो ये हमारे देशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द,
ये अभी चल रहे हैं हमारी उत्पत्ति के आधार पर। इनकी उत्पत्ति हुई ना तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज क्या होते हैं? जो हिंदी में विदेशी भाषाओं से शब्द आए, हिंदी में विदेशी भाषाओं से शब्द आए, लेकिन इस समय वो हिंदी में बहुत बोलचाल में चल रहे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, अंग्रेजी भाषा से आया है, या वकील है, अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द है, चीनी भाषा के शब्द हैं। जैसे चाय शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। कैंची है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ये अनेक भाषाओं से आए हैं। जैसे रिक्शा है, जापानी भाषा का शब्द है। तो अनेक भाषाएं हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली, अंग्रेजी। इन भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं और वो बोलचाल की भाषा, जो लोक प्रचलित भाषा में खूब यूज हो रहे हैं। तो इनका प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है, विदेशी भाषाओं का। फिर आगे आया संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिला हुआ। जहां दो भाषाओं के शब्द एक साथ बोले जाते हैं वह संकर शब्द होते हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। रचना के आधार पर 3 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 5 तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। अब आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बहुत मोस्ट है, देखिए कौन कौन से होते हैं। अर्थ के आधार पर भी अनेक प्रकार के शब्द हैं, जैसे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द पढ़े होंगे। पर्यायवाची या समानार्थक, जिसके एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक समान होते हैं, वो एक जैसे। जैसे आग का ले लीजिए, पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। जैसे आंख के हैं, अक्षी, लोचन, द्रग, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद आता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विलोम कहते हैं जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। ये भी हिंदी भाषा में है। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे राजा का प्रजा भी होता है। और विपरीतार्थक विलोम शब्द, राजा के अनेक विलोम होते हैं। प्रजा होता है राजा का, नौकर भी होता है। आगे आता है हमारा एकार्थक शब्द। एकार्थक यानी शब्द का एक ही अर्थ होता है। समानार्थक में समान अर्थ होते हैं, विपरीतार्थक में विलोम शब्द होते हैं, उल्टे होते हैं। एकार्थक में एक अर्थ होता है। आगे आता है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द पढ़ते हैं। और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द ये शब्द होते हैं जो सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं। जब इन्हें हम पढ़ते हैं तो इनकी जो लिखावट होती है देखने में एक जैसी लगती है, हम बोलते हैं तो आवाज भी एक जैसी आती है, लेकिन उनमें अंतर होता है। जैसे जैसे हम ले लेते हैं अनल, अनिल, दोनों सुन्नी समानार्थक शब्द हैं। ये एक अंश और एक अंश। एक अंश का माने कंधा होता है, एक अंश का माने भाग होता है। जैसे परिणाम या परिमाण, परिणाम माने नतीजा होता है और परिमाण माने मात्रा होता है। उनमें थोड़ा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता, सुनने में वो एक जैसे ही लगते हैं। उन्हें कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि एक, जिन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। बहुत बड़ी बात, लंबी बात होती है, एक शब्द यूज होता है उसके लिए। जैसे ईश्वर को न मानने वाला क्या होता है? नास्तिक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। इस प्रकार के शब्द होते हैं वो। फिर आगे आते हैं, ये भी हमारे अर्थ के आधार पर कौन कौन से? पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। जो हमारा व्याकरण है, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर कौन कौन से होते हैं, देखिए विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, ये विकारी शब्द में आते हैं। और अविकारी शब्द में आते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, जैसे अवयव होते हैं, अवयव में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो विकारी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, इनमें विकार हो जाता है। इसके आगे आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। जो हम प्रयोग है, ये प्रयोग के आधार पर दे रखा है सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। नंबर 1 सामान्य शब्द, नंबर 2 तकनीकी शब्द, ये हमारे प्रयोग के आधार पर है। तो इस प्रकार से देखिए शब्द कितने प्रकार से बांटे गए हैं, एक बार और देख लेते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। शब्द क्या है? शब्द एक वर्णों का योग है, मेल है। जो वर्णों को हम मिलाते हैं उनके मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे ले लीजिए कमल है, लिख के बताते हैं आपको। हमने लिखा कमल, ये शब्द है। तो इसमें वर्ण मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे? जैसे हम लेंगे कै के नीचे हलन लगाएंगे तो यहाँ फिर हमारा ए आएगा। फिर लेंगे हम मैं के नीचे हलन लगाएंगे तो यह ए आएगा। फिर लिखेंगे हम ले के नीचे हलन लगाएंगे तो यह ए आएगा। ये हुआ हमारा कमल। इन वर्णों के योग से बना, क्या बना? एक शब्द बना कमल। इसलिए वर्णों के मेल से शब्द की उत्पत्ति होती है। हमने लिख के दिखाए हैं कमरा और रकम। इसके बाद आता है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट में बहुत कंपलसरी है, ये आ जाता है परीक्षा में। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर आता है स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द और संकर शब्द। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं? देखिए पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, जिनके समान अर्थ होते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, एक दूसरे के जो उल्टे होते हैं। एकार्थक शब्द, जिनका एक अर्थ होता है। अनेकार्थक शब्द, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन होते अलग हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। फिर है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, जो हम व्याकरण पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, अवयव है, उनके आधार पर है ये। विकारी शब्द, जिनमें विकार हो जाता है, और ये अविकारी शब्द, अविकारी जो होते हैं अवयव हमारे। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर होते हैं सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। ये हमारे शब्द के भेद हैं। इतने प्रकार से बांटा गया शब्दों को। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, स्त्रोत उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये हमारे शब्द के प्रकार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है रूढ़ या मूल शब्द। रूढ़ या मूल शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं, यदि
रूढ़ शब्द के खंड करेंगे तो क्या होगा, ये अर्थहीन हो जाएंगे, इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जो रूढ़ शब्द होते हैं इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यदि टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा, वे अर्थहीन हो जाएंगे। कैसे? जैसे शब्द ये रूढ़ शब्द ये है पुस्तक, नल, पानी, हाथ, ये रूढ़ शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ है, पुस्तक का अर्थ है किताब, नल का अर्थ है जो पानी देने वाला नल होता है, पानी का अर्थ है समझते हैं हम पानी है, हाथ, इन सब का हमें अर्थ समझ में आ रहा है जब ये एक साथ लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनके टुकड़े करेंगे, देखिए हमने नीचे लिख के दिखाया है, परंतु यदि इन्हें अलग करके लिखा जाए, इन्हें जो हमने ये रूढ़ शब्द लिखे हैं इन शब्दों को अलग करके लिखा जाए तो ये अर्थहीन हो जाएंगे, इनका अर्थ नहीं रहेगा। कैसे? जैसे हमने लिखा है ये नल, हमने न अलग लिखा है और ल अलग लिखा है, न अलग है और ल अलग है, तो इस न और ल का कोई अर्थ नहीं है। जब हमने इसके टुकड़े किए नल शब्द के, जब एक जगह लिखा हमने नल तो पता चल रहा है अर्थ है इसका नल, लेकिन जब टुकड़े करके लिखा अलग अलग तब न और ल अलग है तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। ऐसे ये शब्द है हमारा पानी जब ये एक साथ लिखा हुआ है तो हम इसका अर्थ समझ रहे हैं कि पानी है, लेकिन जब हमने इसे अलग लिखा, पा अलग लिखा, नी अलग लिखा, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह रहा। इसलिए इसे हम कहते हैं रूढ़ या मूल शब्द। क्या खासियत होती है इसकी? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनका अपना अर्थ होता है, लेकिन जब उनका हम टुकड़े करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर नंबर 2 आता है हमारा यौगिक शब्द। जैसे कि नाम से पता चल रहा है यौगिक, योग माने जुड़ा हुआ। देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से, जो उनके मेल से शब्द बनता है, वो यौगिक शब्द कहलाता है। जब हम दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं, उनके मेल से जो शब्द बनता है वह यौगिक शब्द कहलाता है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग यानी कि मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं, क्या किया जाए? इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं, इन्हें अलग किया जाए, तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। यौगिक का मतलब होता है दो शब्द एक जगह जुड़े हुए, जब उन शब्दों को हम अलग अलग करते हैं तब भी उनका सार्थक अर्थ होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे राष्ट्र जमा पिता, दो शब्द है ये, एक राष्ट्र का भी अलग अर्थ है अपना, और पिता, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब हमने एक जगह लिखा ये हुआ राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता शब्द यौगिक यानी कि दो शब्दों के योग से बना है, राष्ट्र जमा पिता। जब ये हमने अलग अलग लिखे हैं, इनके टुकड़े किए हैं, तब भी इनका अपना सार्थक अर्थ है। जैसे राष्ट्र, जानते हैं अपना अर्थ है अलग राष्ट्र का, पिता हमें समझ में आ रहा है कि पिता एक शब्द है, ये हो गया राष्ट्रपिता। जबकि हमने रूट शब्द में पढ़ा था नल शब्द का अर्थ है नल, लेकिन जब टुकड़े किए, न अलग किया और ल अलग किया, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं हो रहा। उसी प्रकार से यौगिक में बताया है कि इसमें शब्द जुड़े हुए होते हैं और टुकड़े करने पर जो टुकड़े होते हैं उनका अपना अर्थ रहता है। राष्ट्र का अर्थ है, पिता का भी अर्थ है। आगे है हमारा रेलगाड़ी। देखिए ये शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के जब हमने टुकड़े किए, रेल जमा गाड़ी, दो शब्द लिखे हमने। रेल का अर्थ है, जानते हैं हम कि रेल है। गाड़ी का भी अर्थ है, टुकड़े करने पर इनका अर्थ अलग अलग बन रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द हैं। रसोई घर के टुकड़े किए हमने, रसोई जमा घर। रसोई एक सार्थक शब्द है, इसका अर्थ होता है रसोई का। घर का भी एक अर्थ होता है, अलग अलग टुकड़े करने पर पता चल रहा है हमें कि इन शब्दों का अर्थ है, इसलिए ये यौगिक शब्द है।
आगे शब्द लिखा है हमने प्रयोग जमा शाला। प्रयोगशाला ये शब्द मिलकर बना यौगिक शब्द। यौगिक शब्द है हमारा प्रयोगशाला। इसके हमने टुकड़े किए प्रयोग जमा शाला। तो टुकड़े करने पर इनका हमें अर्थ पता चल रहा है, यानी कि टुकड़े करने पर भी इनका अर्थ है। ये अर्थविहीन या अर्थहीन नहीं है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। इस प्रकार से और भी शब्द आते हैं, जैसे विद्यालय है विद्यार्थी है या शिवालय है। अनेक प्रकार के शब्द हैं जो यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। हमने पढ़े रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, जो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ये 2 भेद हमने पढ़ लिए, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अब पढ़ते हैं हम योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, देखिए समझते हैं हम। रचना के आधार पर ये हमारा तीसरा भेद है, योग रूढ़ शब्द। पहले हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, जिसके शब्द के हम खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसके बाद पढ़ा हमने यौगिक शब्द। यौगिक में शब्द के टुकड़े करने पर भी सार्थक शब्द बनता है। यह था हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जो शब्द यौगिक होते हुए भी, यानी कि जुड़ा हुआ होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग कहां से आया, यौगिक यानी कि जुड़े हुए हैं वो, तो ये योग आया। और रूढ़ उनका अपना एक अलग अर्थ होता है। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। क्या होता है, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं। अर्थ तो अनेक होते हैं, लेकिन प्रसिद्ध किसी एक ही अर्थ के लिए होते हैं। देखिए हम समझेंगे कैसे होते हैं वो। जैसे हमने लिया जलज। जलज किसे कहते हैं, जलज कहते हैं कमल के लिए। इसका अर्थ होता है, जलज का ये 2 शब्दों के योग से बना है, जल जमा जय, क्योंकि है ना योग, योग माने जुड़ा हुआ, जो योगी या योगी होते हुए भी। तो जल जमा जय जो शब्द से बना है, जल जमा जय। लेकिन इसका अर्थ होता है जलज, यानी पानी में उत्पन्न होने वाला, जो पानी से पैदा होता है। तो ये एक विशेष अर्थ में ये प्रयोग हो रहा है कमल के लिए। जलज कमल का पर्यायवाची है, जलज कमल का पर्यायवाची है। लेकिन पानी में तो और भी जीव उत्पन्न होते हैं, पानी में बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन जलज शब्द कमल के लिए ही प्रसिद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। ये कह रहा है ना कि परंतु ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं। जलज, जलज का मतलब पानी में जन्म लेने वाला। पानी में तो और भी बहुत से जीव जन्म लेते हैं, लेकिन ये कमल के लिए ही प्रसिद्ध हो रहा है, इसलिए इसमें योग रूढ़ शब्द है। आगे आता है हमारा निशाचर। निशाचर का मतलब होता है राक्षस, जो रात में विचरण करते हैं। निशाचर राक्षस के लिए प्रयोग होता है। निशा जमा चर 2 शब्दों के योग से बना है, इसलिए ये यौगिक माना यौगिक होते हुए भी यौगिक है। लेकिन क्या है, ये योग रूढ़ है। योग रूढ़ क्यों है, क्योंकि एक इसका विशेष अर्थ निकल रहा है अलग से। निशाचर, निशाचर कहते हैं रात में विचरण करने वाला, जो रात में घूमता है। लेकिन ये निशाचर सबके लिए नहीं होता जो रात में घूमते हैं। जैसे चमगादड़ घूम रही है, उसके लिए कैसे हो जाएगा। निशाचर तो राक्षस के लिए ही होता है एक विशेष अर्थ, इसलिए ये योग रूढ़ है। आगे हमने शब्द लिया है नीलकंठ। नीलकंठ किसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान शिव के लिए, क्योंकि उनका कंठ नीला था। लेकिन नीला कंठ तो बहुत से पक्षी को भी होता है, पक्षी होते हैं उनका कंठ नीला होता है, लेकिन उनके लिए हम ये शब्द प्रयोग नहीं करते। नीलकंठ, नीलकंठ हम सिर्फ शिव जी के लिए ही प्रयोग करते हैं। नीले कंठ वाला अर्थात शिव। ये समझ लीजिए, जो उदाहरण हम बहुब्रीहि समास में पढ़ते हैं, जो उदाहरण बहुब्रीहि समास में पढ़ते हैं, वे सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में आते हैं। वो सारे शब्द जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने समझा नीलकंठ। नीलकंठ शब्द हम भगवान शिव के लिए
प्रयोग करते हैं। लेकिन दिखाया हमने नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाले तो बहुत से पक्षी भी होते हैं, हम किसी के लिए ये सब प्रयोग नहीं करते। इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही अनेक बहुत उदाहरण है इसके, जैसे लंबोदर और दशानन, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। ये हुआ हमारा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हम पढ़ चुके हैं रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द। आज की क्लास हम अपनी यहीं पूरी करते हैं। कल की क्लास में जो किसी और आधार पर पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण, वो कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पूरी करते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है क्लास आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि हमने वर्णों के बाद पढ़ा है शब्द। शब्द की परिभाषा बताई है हमने कि जो वर्णों के योग से बनता है, शब्द वर्णों के योग से बनता है। अनेक वर्णों को मिलाने से शब्द बन जाता है, शब्द को मिलाने से पद बनता है, और पद को मिलाने से वाक्य बनता है, और वाक्य हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।